Hello everyone, myself Rahul Vyas from PSC अड्डा। फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आखिर होते क्या हैं, किस प्रकार से इनकी जो है उत्पत्ति के रीजन से और कितने जो है ज्वालामुखी के टाइप से तथा पूरे विश्व में ज्वालामुखी की जो पेटियां अवस्थित है उनका जो वितरण है विश्व में, वह सभी आज हम जो है इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको वोल्केनो के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हैं और जानेंगे ज्वालामुखी के बारे में। आखिर अगर हम ज्वालामुखी के बारे में बात करें कि ज्वालामुखी होते क्या हैं, सबसे पहले तो ज्वालामुखी का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो ज्वालामुखी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है ज्वाला और दूसरा मुख। तो यहां पर हमारे सामने इसका शाब्दिक अर्थ यह निकलता है कि जिस मुख से ज्वाला निकलती हो उसे हम कहेंगे ज्वालामुखी। वोल्केनो किसे कहा जाएगा कि जिस मुख से ज्वाला निकले उसे हम कहेंगे नॉर्मली ज्वालामुखी। परंतु अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि ज्वालामुखी है क्या, तो यहां पर इस प्रकार से आप इसके बारे में बताएंगे कि ज्वालामुखी वह वीवर या छिद्र है, वीवर को छिद्र बोला जाता है, और जिससे लावा, राख, गैस व जलवाष्प का उद्गार होता है उसे हम कहेंगे ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी से संबंधित यहाँ पर बहुत सारी कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे कि जब ज्वालामुखी वह छिद्र है, ठीक है, जिस छिद्र से लावा बाहर आता है उसे कहा जाता है क्रेटर। और जो लावा होता है वह मौजूद होता है पृथ्वी की क्रस्ट जो मेंटल है उसके भी ऊपरी भाग में, ठीक है। जो मेंटल होता है, मेंटल के ऊपरी भाग जिसको हम कहते हैं दुर्बलता मंडल, उस दुर्बलता मंडल में यहाँ पर मौजूद होता है मैग्मा। जब मैग्मा अंदर से निकलकर दरारी माध्यम से, ठीक है, भ्रंश के माध्यम से जब पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो जिस नली से होकर वह गुजरता है उसे हम कहते हैं निकास नली, ठीक है। और जिस मुख से वह बाहर आता है उसे कहते हैं हम क्रेटर। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी में बहुत सारी जो है शब्दावलियां, यह याद रखिएगा कि इससे गैसें व राख भी निकलती है, और जब मैग्मा धरातल पर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं लावा। लावा टू टाइप्स के होते हैं, एक हो जाता है अम्लीय लावा और दूसरा हो जाता है क्षारीय लावा। अम्लीय लावा की अगर हम बात करें तो अम्लीय लावा में यहां पर जो है अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है और क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है। इसी आधार पर हम लावा को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कि ज्वालामुखी आखिर उद्गार होने का जो क्या रीजन है, आखिर ज्वालामुखी का विस्फोट क्यों होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके कुछ रीजंस हमारे सामने आते हैं, जैसे कि जो भूपर पट्टी के जो आंतरिक भाग हैं जिसे हम नॉर्मली अर्थ का गहराई वाला हिस्सा कहते हैं, भूगर्भ में टेम्परेचर की वृद्धि अत्यधिक जो है ताप होने की वजह से क्या होता है, आंतरिक जो है गतिविधियां जो है हमारे क्रस्ट के अंतर्भाग में होती रहती हैं। इसी टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है, क्रिया करने के फलस्वरूप ज्वालामुखी का यहाँ पर विस्फोट हो जाता है। अब उसी भूगर्भ में लावा भी मौजूद होता है। लावा क्या है, तो एक तप्त गर्म और पदार्थ है, ठीक है, पिघला हुआ जो है यह क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। और वही मैग्मा जब धरातल पर पहुंच जाता है तो उसे हम लावा कह देते हैं। तो लावा भी जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद होता है। इसकी वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी के आंतरिक भाग में क्रियाएं होती हैं और उसी के फलस्वरूप विस्फोट भी होता है। फिर इसके अलावा और रीजंस में है कि पृथ्वी के भूगर्भ में गैसें और जलवाष्प का पाया जाना। जब किसी भी जगह अगर गैसेस मौजूद होगी या फिर वहां पर जलवाष्प मौजूद होती है तो जब ये क्या करती हैं, आपस में कुछ क्रिया जो है करना स्टार्ट कर देती हैं और इसी क्रिया करने के फलस्वरूप ज्वालामुखी जो है प्रस्फुटन उद्गार जो है उसका हो जाता है। और प्रमुख जो रीजन है इसका वह क्या है, तो प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी का मतलब होता है प्लेटों का खिसकना। जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप भी ज्वालामुखी का जो है विस्फोट होता है। ज्वालामुखी के मुख से लावा जो है हमारे धरातल पर फैल जाता है, उसका प्रस्फुटन हो जाता है। तो ये कुछ रीजन हैं ज्वालामुखी के उद्गार होने के कारण। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और ज्वालामुखी से निसृत पदार्थ
कौन कौन से हैं? जब कभी भी अगर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उससे बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं जो हमारे धरातल पर जो है मौजूद होते हैं। इसको हमें जानना आवश्यक हो जाता है। कौन कौन से ये पदार्थ हैं इसके बारे में हम जानते हैं। ज्वालामुखी से सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी बम क्या होता है? जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उसमें विस्फोट होता है, तो जो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो है ये पदार्थ होते हैं जो ज्वालामुखी के विस्फोट होने के परिणाम स्वरूप बाहर निकलते हैं, वह कुछ इस प्रकार से दिखते हैं और इसे कहते हैं ज्वालामुखी बम। इसके अलावा ज्वालामुखी के विस्फोट होने पर लेपिली भी निकलता है। लेपिली क्या होते हैं? यह कुछ छोटे छोटे और मुख्यतः अखरोट के समान की आकृति वाले ज्वालामुखी जो है पदार्थ होते हैं और मटर के दाने के समान भी ये दिखाई देते हैं, तो इन्हें कहा जाता है लेपिली। इसके बाद ज्वालामुखी के विस्फोट होने पर एक और पदार्थ निकलता है, उसका नाम है प्यूमिक। प्यूमिक क्या होता है? यह काफी हल्का पदार्थ होता है जो ज्वालामुखी के उद्गार होने के परिणाम स्वरूप निकलता है। यह इतना हल्का है कि यह जल से भी, जो जल का घनत्व होता है उससे भी इसका घनत्व काफी कम होने की वजह से यह क्या करता है? जल पर तैरने लग जाता है। और यह क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे पदार्थ होते हैं जो ज्वालामुखी के विस्फोट होने पर निकलते हैं। यह याद रखिएगा कि यह जो पत्थर या फिर पदार्थ होता है ज्वालामुखी के निकलने से, ठीक है, ज्वालामुखी के फूटने से, तो यह क्या होता है? जल पर तैरता है। इसका नाम क्या है? प्यूमिक पत्थर, प्यूमिक पदार्थ। इसके बाद ज्वालामुखी से निकलती हैं धूल और राख। धूल क्या होती है? यह ज्वालामुखी के प्रस्फुटन के परिणाम स्वरूप निकलने वाले अति महीन कण होते हैं जिन्हें हम धूल कहते हैं, और उसी से बन मिलकर जो है राख भी जो है बन जाती हैं। तो धूल और राख क्या है? तो ज्वालामुखी के विस्फोट होने के परिणाम स्वरूप निकले अति महीन कण, अति महीन पदार्थ, उन्हें हम कहेंगे धूल या राख। इसके बाद हम जो लावा की चर्चा कर रहे थे अभी, तो वह जो है पदार्थ जो मुख्य हो जाता है हमारे इस ज्वालामुखी के विस्फोट होने के स्वरूप। सबसे बड़ा जो एरिया होता है जिसे के लिए ही हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। तो उससे निकलता है लावा, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? मैग्मा। धरातल पर आने के बाद इसे लावा कहते हैं। लावा के बारे में मैंने आपको बताया कि लावा 2 टाइप्स के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय लावा की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें सिलिका की मात्रा की जो है प्रधानता अत्यधिक होने की वजह से वह क्या होता है? गाढ़ा होता है तथा हल्का इसका जो है पीला रंग होता है। अम्लीय लावे की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा यह क्या करता है? जब अम्लीय लावा जो होता है वह गाढ़ा होने की वजह से क्या हो जाता है? जब कभी भी वह हमारे धरातल पर इसी प्रकार से गाढ़े रूप में जब जमा हो जाता है तो वह जम जमकर एक पर्वत का निर्माण कर देता है जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। यह याद रखिएगा कि अम्लीय लावे के जमा होने के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। इसके अलावा जो सेकंड प्रकार का लावा होता है क्षारीय लावा। क्षारीय लावा में क्या होता है कि सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से और यह क्या होता है? पतला होने के कारण क्या करता है? जब कभी भी यह ज्वालामुखी के मुख से निकलता है तो उस मुख से निकलने के बाद यह पूरे धरातल पर फैलने लग जाता है, और इसके फैलने के परिणाम स्वरूप जो है हमारे अर्थ पर जो लावा पठार होते हैं उनका निर्माण होता है, ठीक है। लावा पठार, लावा मैदान इत्यादि का जो निर्माण है वह किससे होता है? तो क्षारीय लावे से ही होता है, ठीक है, क्योंकि यह पतला होता है और रंग में थोड़ा सा गहरा टाइप से इसका कलर भी होता है। तो यह होते हैं लावा के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक और मुख्य पदार्थ है पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट क्या होता है? ज्वालामुखी का जब विस्फोटन होता है तो उसमें निकलने वाला सबसे पहला जो पदार्थ होता है, ठीक है, वही होता है पायरोक्लास्ट, ठीक है। यह बड़े बड़े जो है ठोस पिंड होते हैं जो ज्वालामुखी के विस्फोट होने के परिणाम स्वरूप सबसे पहली बार निकलते हैं, और ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत उसकी जो निचली वाली परत होती है यानी सबसे पहली वाली परत, उसमें जो है यह जमा हो जाते हैं क्योंकि सबसे पहले इन्हीं की उत्पत्ति होती है। तो यह ठोस पिंड होते हैं जिनको हम कहते हैं पायरोक्लास्ट, ठीक है। तो ये सभी पदार्थ जो मैंने बताए हैं यह किससे निकलते हैं? तो ज्वालामुखी उद्गार के होने के कारण हमारे अर्थ पर मिलते हैं, और इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और ज्वालामुखी के टाइप्स देखेंगे। ज्वालामुखी के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले कि ज्वालामुखी के टाइप्स। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं।
सक्रियता के आधार पर क्या मतलब हो जाता है कि कौन सा ज्वालामुखी कितना सक्रिय है। ठीक है, उद्गार की अवधि की अगर हम बात करें तो उसके आधार पर, सक्रियता के आधार पर ये ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनोस, दूसरा हो जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनोस, तीसरा हो जाता है विलुप्त या मृत ज्वालामुखी। ठीक है, इसको मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सक्रियता के आधार पर हमने ज्वालामुखी को तीन टाइप में बांटा। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, प्रसुप्त को सुषुप्त ज्वालामुखी भी कहा जाता है, और तीसरा हो जाता है विलुप्त ज्वालामुखी जिसे मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। अब एक एक करके हम इन सभी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सक्रिय ज्वालामुखी कि एक्टिव वोल्केनोस क्या होते हैं। जब कभी भी किसी वोल्केनो में हर प्रत्येक साल या फिर जो है निरंतर उसमें से लावा, राख इत्यादि जो विखंडित पदार्थ होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर प्रत्येक वर्ष या उसमें जो है निरंतर सदैव जो है उसमें विस्फोट, ठीक है, ज्वालामुखी में सदैव विस्फोट अगर होता रहता है तो उसको हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, जो सदैव सक्रिय रहते हो। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। और इसमें क्या होता है कि प्रति साल या फिर आने वाले जो है कुछ समय में ही जो है इसमें विस्फोट होता रहता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण आप याद रखिएगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह मिलेगा आपको इटली में, और यह जो है काफी जो है विस्फोटित होने की वजह से समय समय पर बहुत बार इसमें जो है विस्फोट होने के कारण इससे जो है निरंतर, ठीक है, ज्वालामुखी हम बात करें कि जो लावा है वह जो है निरंतर निकलता रहता है। इस वजह से इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो इटली में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ज्वालामुखी वह क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है। इसके बाद एक और ज्वालामुखी होता है इटली का, यह भी क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद प्रमुख जो ज्वालामुखी है सक्रिय वह है कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में, इक्वेडोर में यह आपको मिलेगा। और इसकी खासियत क्या है, तो यह हमारे पूरी अर्थ पर सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, तो कोटोपेक्सी कहां पर है यह याद रखिएगा। और ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें समय समय पर जो है सदैव विस्फोट, उद्गार होता रहता है। इसके बाद हमारे भारत के संदर्भ में प्रमुख ज्वालामुखी है सक्रिय, एकमात्र सक्रिय इसे कहा जाता है जो हमारे भारत में आता है बेरन द्वीप पर। ठीक है, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप का जो है एक और द्वीप है बेरन द्वीप, उस पर बेरन ज्वालामुखी मौजूद है, और यह एकमात्र हमारे भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद प्रमुख उदाहरण में एक और आ जाता है माउंट एरबुस, ये आपको मिलेगा अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है कौन सा, माउंट इरेबस, माउंट एरबुस। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रकार जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं। जब कभी भी अगर मान लीजिए किसी वोल्केनो में, ज्वालामुखी में अगर बहुत समय से उसमें विस्फोट नहीं हुआ है, उद्गार उसमें नहीं देखी गई है कोई क्रिया विस्फोट होने की, परंतु उसमें यह संभावना रहती है कि वह ज्वालामुखी कभी न कभी जो है फूट सकता है, उसमें उद्गार हो सकता है, तो उसे कहते हैं हम प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, अगर किसी ज्वालामुखी में संभावना है कि कई सालों से, कई वर्षों से तो उसमें प्रस्फुटन हुआ नहीं हुआ है, किसी प्रकार से कोई लावा, गैस या फिर इत्यादि जो विखंडित पदार्थ हैं वह नहीं निकल रहे हैं, परंतु आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में अगर मान लीजिए उसमें कुछ प्रस्फुटन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के उदाहरण आप याद रखिएगा कौन कौन से प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसमें आता है इटली का विशुवियस। ठीक है, यह एक प्रमुख जो है ज्वालामुखी, पहले जो है यह विशुवियस जो था यह एक शांत ज्वालामुखी माना जाता था, परंतु इसका जो है इसमें जब एक समय उद्गार हुआ तो इसे फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाने लगा, यानी कि इसमें उद्गार की संभावना रहती है। इसके बाद जापान का फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ पर है, तो जापान में है ज्वालामुखी वोल्केनो। और यह भी किस प्रकार का है, तो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी जो कभी संभावित रहता है कि अगर मान लीजिए उसमें कुछ लावा या गैसेस जो है निकल सकते हैं। इसी प्रकार से
इसका एक और उदाहरण हो जाता है क्राकाताओ, यह मिलेगा आपको इंडोनेशिया, और तो यह इंडोनेशिया का प्रमुख ज्वालामुखी है जो किस प्रकार का है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। इसके बाद भारत के संदर्भ में प्रमुख आता है नारकोंडम ज्वालामुखी। भारत में दो ही ज्वालामुखी हैं, एक तो बैरन द्वीप पर है बैरन ज्वालामुखी जो सक्रिय प्रकार का है। इसके बाद जो नारकोंडम है वह कौन सी प्रकृति का है, तो सुषुप्त अवस्था में है, ठीक है। इसमें काफी समय से जो है विस्फोटन उद्गार नहीं हुआ है, परंतु इसमें संभावना रह सकती है कि आने वाले कई वर्षों में वह जो है प्रस्फुटित हो सकता है। तो कौन सा है, नारकोंडम हमारे इंडिया का ज्वालामुखी है, और ये कहाँ मिलेगा, तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम आइलैंड पर। इसके बाद एक और ज्वालामुखी है जो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण, वह है मेयोन ज्वालामुखी, यह मिलेगा आपको फिलीपींस में, ठीक है। फिलीपींस का जो मेयोन ज्वालामुखी है यह भी एक सुषुप्त अवस्था में हमें मौजूद है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा जो प्रकार है ज्वालामुखी का, विलुप्त ज्वालामुखी, जिसे हम कहते हैं मृत ज्वालामुखी, ठीक है। तो मृत ज्वालामुखी या विलुप्त ज्वालामुखी किसे कहा जाता है, जब किसी ज्वालामुखी में न तो किसी प्रकार की कोई संभावना है, न तो वह पहले किसी वर्ष में उसमें जो है उद्गार हुआ है, न ही जो है उसमें किसी प्रकार का कोई विस्फोट होने की कोई आगे आने वाले समय में संभावना है, तो उसको हम कहते हैं, ठीक है, यहां पर कोई भी संभावना नहीं रहती है, तो उसको हम कहते हैं मृत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। तो इसमें जब बहुत समय से मृत ज्वालामुखी जो होते हैं उसमें बहुत समय से जो है उद्गार न होने की वजह से उन ज्वालामुखी के मुख पर या फिर उसके जो क्षेत्र होता है उसमें क्या हो जाता है कि गाद या मिट्टी या फिर बड़े बड़े जो है घासें उग जाती है। इस प्रकार से जो पूरा मुख होता है ज्वालामुखी का वह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और फिर उसमें कभी जो है विस्फोट नहीं होता है। इस मृत ज्वालामुखी के उदाहरण आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसमें आता है प्रमुख उदाहरण पोपा ज्वालामुखी, यह मिलेगा आपको म्यांमार का, ठीक है, म्यांमार का है यह पोपा ज्वालामुखी। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसके आसपास वाले एरिया में पूरी जो है क्षेत्र जो है पूरे घास वास उगी हुई है, ऊपर भी कुछ आपको दिख रहा है। तो इसका जो मुख्य वाला एरिया है जिससे कभी न तो अब आने वाले समय में भी जो है कोई विस्फोट के होने की संभावना नहीं हो जाती है। इसके बाद और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मृत ज्वालामुखी के चिम्बाराजो, यह आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हो जाता है किलिमंजारो, यह मिलेगा आपको अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में किलिमंजारो के अलावा एक और ज्वालामुखी है केनिया, वह भी इसी प्रकार का मृत ज्वालामुखी है। इसके बाद आपको मिलेगा कोह सुल्तान, यह आपको मिलेगा ईरान में, और ईरान में एक और है देवबंद, ठीक है। देवबंद जो है ज्वालामुखी और कोह सुल्तान दोनों ही सुषुप्त ज्वालामुखी हैं जो ईरान में आते हैं। इसके बाद प्रमुख जो ज्वालामुखी है सुषुप्त अवस्था में वह है एकांका गुहा, ठीक है। तो एकांका गुहा क्यों फेमस है, क्योंकि जो एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है, एकांका गुहा ही है। उसी पर एकांका गुहा जो है ज्वालामुखी भी मौजूद है, और ये किस प्रकार का है, तो मृत ज्वालामुखी है, इसमें कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं बची हुई है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रकार के ज्वालामुखियों की। यह तो हमने बात की थी अभी सक्रियता के आधार पर, उद्गार होने की अवधि के आधार पर, परंतु अब आते हैं तीव्रता के आधार पर, ठीक है। यानी कि कौन सा ज्वालामुखी कितनी तेजी से फूटेगा या विस्फोट होगा उसमें, उसके आधार पर यहां पर हमने इसको 4 भागों में बांटा है, ठीक है। तो इस तीव्रता के आधार पर कौन कौन से 4 प्रकार हैं ज्वालामुखी के, यहां पर देखेंगे। एक है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, दूसरा हो जाता है वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, तीसरा स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, और चौथा है हवायन तुल्य ज्वालामुखी, ठीक है। तो इसे हमने तीव्रता के आधार पर बांटा है, यानी कि जो ज्वालामुखी ज्यादा तेज फूटेगा, फिर उसके बाद कौन सा जो है कम विस्फोट करने वाला ज्वालामुखी है, इसी प्रकार से हमने इसको अलग अलग टाइप में बांटा है। अब हम याद करेंगे सबसे पहले पीलियन तुल्य ज्वालामुखी की। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी क्या है, यहां पर यह याद रखिएगा कि चारों प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं, ठीक है, तीव्रता के आधार पर उसमें सबसे भयंकर सबसे विनाशकारी जो ज्वालामुखी है वह कौन सा होता है, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी ही है। अब इसके भयंकर और विनाशकारी होने का जो रीजन है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी का, आखिर रीजन क्या है, और यहां पर हमने इसको सबसे खतरनाक क्यों कहा है, यह याद रखिएगा। क्योंकि क्या होता है,
जो ज्वालामुखी होता है उसमें जो लावा होता है, ठीक है, लावा के अम्लीय प्रकृति के होने की वजह से उसमें सिलिका की जो मात्रा होती है वह काफी जो है अधिक होती है। अम्लीय लावा अगर सिलिका से युक्त ज्यादा होता है, अधिक होता है, तो उसकी जो है विस्फोट करने की जो क्षमता होती वह भी ज्यादा होती है। तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो होते हैं वह विनाशकारी इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें जो अम्लीय लावे की मात्रा होती है वह काफी ज्यादा होती है, और जब कभी भी इसमें विस्फोट होता है तो वह काफी भयंकर होता है, बहुत तेजी से इसमें उद्गार होता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो है क्या हो जाता है, जो अम्लीय लावा है वह जो है धरातल पर फैल जाता है, और उसी के बाद में ठंडा जमने की वजह से फिर बड़े बड़े जो है पर्वतों का निर्माण होता है। इसे हम कहते हैं पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। अब पीलियन तुल्य ज्वालामुखी के एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एक तो है माउंट पिली, यह मिलेगा आपको मार्टिनिक द्वीप, ठीक है। तो मार्टिनिक द्वीप जो है यह आपको कैरिबियाई द्वीप समूह जो है, ठीक है, यानी कि पश्चिमी द्वीप समूह जिसे बोला जाता है, कैरिबियन सागर जो है वहां पर आपको मार्टिनिक द्वीप मिलेगा, अटलांटिक ओशन के पश्चिम वाले इलाके में। तो माउंट पिली जो है वोल्केनो, यह किस प्रकृति का है, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, यानी कि इसमें जो अम्लीय लावे की शक्ति है, सिलिका की मौजूदगी है, वह काफी तेज होती है, और इसका जो विस्फोट होता है वह काफी भयंकर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल याद रखिएगा, क्राकाताओ ज्वालामुखी, ठीक है। क्राकाताओ कहाँ का एग्जांपल है, तो इंडोनेशिया में मौजूद है यह ज्वालामुखी। इसके बाद फिलीपींस में आता है माउंट ताल प्रमुख ज्वालामुखी, यह भी किस प्रकार का है, तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी ही है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रकार के ज्वालामुखी, वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, ठीक है। अब वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी में क्या होता है कि इसमें जो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है उससे कम जो है अम्ल की मात्रा होती है, कम जो है यहाँ पर अम्लीय प्रकृति होती है, और अम्ल से लगाकर इसमें क्षारीय प्रकृति का जो लावा होता है वह मौजूद होता है, ठीक है। तो अम्ल से लगाकर क्षारीय प्रकृति के दोनों प्रकार का जो लावा है वह वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी में आता है, परंतु जब हम कंपैरिजन करते हैं पीलियन तुल्य से तो उससे कम जो है इसमें अम्लीय मात्रा मौजूद होती है, अम्लीय लावा कम होता है, इसलिए यहाँ पर वल्केनो जो तुल्य ज्वालामुखी है उसका जो विस्फोट होता है वह काफी कम होता है। यह मान लीजिए कि उसमें उद्गार होता है, उसमें भी आवाजें आती हैं, गैसेस निकलती हैं, धूल राख सभी जो है इत्यादि घटना होती है, परंतु इसका जो विस्फोट होता है, उद्गार होने की जो तीव्रता है वह पीलियन तुल्य ज्वालामुखी के सापेक्ष कम होती है। इसका जो एग्जाम्पल है वह याद रखिएगा कि जो इटली का विशुवेस ज्वालामुखी है, ठीक है, यह किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी है, ठीक है। तो इसमें अम्लीय से लगाकर क्षारीय लावा दोनों की प्रकार की जो प्रकृति के लावा है इस जो वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी होते हैं उसमें मौजूदगी होती है, और इसका जो विस्फोट होता है वह थोड़ा सा कम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, ठीक है। तो स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी जो होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा, जो वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी होते हैं इसके बारे में एक और फैक्ट है कि इसमें जब कभी भी उद्गार होता है तो यहाँ पर अम्लीय जो मात्रा की कमी होने की वजह से इसमें उद्गार तो धीरे होता है, तीव्रता कम होती है, परंतु जो इससे निकलने वाले जो धूल और राख होती है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं कि बड़े बड़े जो है बादल, यहाँ पर मेघ जो होते हैं उसका यहाँ पर निर्माण हो जाता है, और एक फूल गोभी की आकृति का जो यहाँ पर निर्माण वह कर लेते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी के विस्फोट होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या हो जाता है, वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी में एक बादल का निर्माण हो जाता है, बड़े बड़े दूर तक जो है मेघ फैल जाते हैं बादल, और उसकी वजह से एक यह क्या कर लेते हैं, गोभी फूल गोभी जो होती है उसके आकार का यहाँ पर रूप धारण कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम जब स्ट्राम्बोली तुल्य की अगर बात करें इसी के सापेक्ष, तो इससे कम जो है इसमें अम्ल की मात्रा होती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अम्ल की मात्रा कम होने की वजह से इसमें क्या होता है, रुक रुक कर, ठीक है, रुक रुक कर क्या होते हैं, विस्फोट होता है, और निरंतर भी विस्फोट होता रहता है, परंतु जो ये ज्वालामुखी होता है इसमें जो इसकी तीव्रता होती है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जो विस्फोट होने की स्थिति होती है उसमें भी जो है कमी आती है। तो इस समय रुक रुक कर जो है इस स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी होते हैं उसमें विस्फोट धीरे धीरे होता है, परंतु उसमें काफी कम जो है उद्गार जो है उसकी स्थिति कम होती है। इसके एग्जाम्पल की याद रखिएगा आपको, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है, ठीक है, जिसे भूमध्य का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, यह इटली में है, तो इसी के नाम पर, ठीक है, इसकी जो स्थिति है, अवस्थिति है, इसी के आधार पर इसको क्या कहा जाता है, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी।
इसके बाद एक और जो है प्रकार का ज्वालामुखी है वह है हवायन तुल्य ज्वालामुखी। हवायन तुल्य ज्वालामुखी जो है इसमें सबसे कम, ठीक है, अम्ल की मात्रा होती है और यहां पर जो क्षारीय लावे की मात्रा होती है वह क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब कभी इस प्रकार की स्थिति होती है क्षारीय लावा के अधिक होने की स्थिति, तो उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया जो क्षारीय लावा है वह थोड़ा पतला पदार्थ होता है। इसकी वजह से जब कभी वह इस प्रकार से हमारे धरातल के ऊपरी भाग पर पहुंचता है तो वो क्या कर लेता है, हमारे धरातल पर फैल जाता है और इसकी वजह से क्या कर लेते हैं, लावा पठार और लावा मैदान का निर्माण होते हैं। तो जो हवायन तुल्य ज्वालामुखी होते हैं इसमें क्षारीय जो है लावे की ज्यादा मौजूदगी होने की वजह से यह क्या कर लेते हैं, दूर तक जो है फैल जाते हैं और बड़ा जो है इसका आकार ले लेते हैं। और मुख्यतः यह जो ज्वालामुखी होते हैं वह शांत प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इसमें जो उद्गार की स्थिति है वह बहुत ही कम होती है कि यह विस्फोट होकर जो है फूटे, ठीक है, ज्यादा जो है इसकी तीव्रता हो नहीं होती है इसकी, बहुत ही कम, ठीक है। मतलब बिल्कुल हम इसको शांत अवस्थिति के रूप में देखते हैं हवायन तुल्य ज्वालामुखी को। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मोना लोआ, ठीक है, मोना लोआ जो ज्वालामुखी है यह आपको मिलेगा हवाई द्वीप, ठीक है। हवाई द्वीप जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है और हवाई द्वीप पर आपको जो मोना लोआ ज्वालामुखी मिलेगा यह सबसे हमारी अर्थ पर मौजूद सबसे चौड़ाई वाला ज्वालामुखी है। यह याद रखिएगा, हमारी अर्थ पर मौजूद सारे ज्वालामुखी हैं उसमें सबसे चौड़ाई जो है चौड़ा वाला ज्वालामुखी है वह कौन सा है, बड़ा विशाल ज्वालामुखी कहा जाता है इसको, यह है मोना लोआ ज्वालामुखी। और किस प्रकार का है, तो हवायन तुल्य ज्वालामुखी, जिसमें सारी जो है लावे की वजह से वह क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यह फैल गया और यह क्या ले लेते हैं, एक बड़े विशाल जो है ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ज्वालामुखी से निर्मित कुछ स्थल रूप का निर्माण होता है, ठीक है। जब कभी भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसकी वजह से क्या निकलता है, तो लावा निकलता है और इसी के कारण यहाँ पर बहुत सारी जो है स्थलाकृतियां हमको देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करें कि ज्वालामुखी से निर्मित जो स्थल रूप है उसमें टू टाइप्स के स्थल रूप आते हैं, एक हो जाता है आंतरिक स्थल रूप और दूसरा है बाह्य स्थल रूप। आंतरिक स्थल रूप में आते हैं बेथोलित, लेखोलित, लोपोलित, फेकोलित, सील और डाइट। ये जो सभी आकृतियां हैं आंतरिक स्थल रूप वाली, ये मैंने आपको चट्टान वाले टॉपिक में अच्छे से बता दी है, इसलिए हम अभी यहां पर इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हम दूसरे रूप की बात करेंगे बाह्य स्थल रूप। तो इसमें कुछ जो रूप हैं जैसे कि सिंडर या राख शंकु, लावा शंकु, मिश्रित ज्वालामुखी शंकु, परपोषित शंकु, क्रेटर, कॉल्डेरा, लावा डोट, ज्वालामुखी ग्रीवा, लावा पठार, गीजर और धुआंरे, इन सभी के बारे में हम अब चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। सबसे पहले बात करें बाह्य स्थल रूप में सिंडर या राख शंकु की, तो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, यहां पर देखेंगे आप कि इस प्रकार के जो शंकु होते हैं प्रायः कम ऊंचाई के होते हैं। इनके निर्माण में मुख्यतः ज्वालामुखी राख व विखंडित पदार्थों का योगदान होता है। इस तरह के शंकु का जो ढाल है वह किस प्रकार का होता है, अवतल होता है और क्रेटर जो है चौड़ा हो जाता है। तो यहां पर आप समझेंगे कि जब कभी भी यहां से लावा जो है हमारे निकास नलिका से जब निकलकर धरातल पर पहुंचता है, ठीक है, तो यह क्या करते हैं कि जो सिंडर शंकु तब बनता है जब इसकी जो ऊंचाई होती है वह काफी कम होती है, ठीक है, और चौड़ाई ज्यादा होती है। और इसकी वजह से जो है निर्माण किस प्रकार से हो जाता है, एक शंकु का निर्माण हो जाता है। शंकु का मतलब होता है कोण, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आकृति का ले लेते हैं तो इसका जो शंकु निर्माण होता है उसे कहते हैं हम सिंडर या राख शंकु, जिसका निर्माण किससे होता है, राख से होता है। इसमें इसका जो ढाल है वह किस प्रकार का, अवतल। तो अवतल का मतलब यह हो जाता है कि थोड़ी जो ढलान होती है वह कम होती है, ठीक है, घाटी के समान जो है इस प्रकार का इसका ढाल होता है। और क्रेटर जो होता है वह क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार का जो शंकु होता है उसको हम कहेंगे सिंडर या राख शंकु। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि जो पैराक्यूटिन पर्वत एवं जोरोलो पर्वत जो मैक्सिको में है वहां पर आपको सिंडर शंकु के उदाहरण मिल जाएंगे। इसी प्रकार से इजाल्को पर्वत जो सान सल्वाडोर, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिकी देश के नॉर्थ में पड़ते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह में, वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद केमेगबिन पर्वत जो ल्यूजन द्वीप पर आता है फिलीपींस में, ठीक है, तो वहां पर इस प्रकार के उदाहरण आपको सिंडर शंकु के मिल जाएंगे। अब हम आगे देखें नेक्स्ट स्थलाकृति, तो यहां पर निर्माण होता है लावा शंकु का। लावा शंकु नाम से स्पष्ट है कि लावा के जमने की वजह से यहाँ पर लावा शंकु का निर्माण होता है, परंतु लावा शंकु दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हम बात करें
अम्लीय लावा शंकु को, तो लावा जो होता है दो प्रकृति का है, उसमें अगर अम्लीय लावा की वजह से शंकु का निर्माण होता है तो उसे कहेंगे अम्लीय लावा शंकु। इस प्रकार का जो शंकु का निर्माण होता है उस समय होता है जब ज्वालामुखी लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जिससे वह चिपचिपा व लसदार हो जाता है। इससे ज्वालामुखी शंकु अधिक ऊंचाई तथा कम क्षेत्रीय विस्तार वाले होते हैं। जब कभी भी अम्लीय जो है लावे में सिलिका की मात्रा होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसी के आधार पर यह क्या हो जाता है, एक के ऊपर जो है एक जम जाता है, क्योंकि गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, और इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, पर्वतों का निर्माण भी होता है, और यह क्या हो जाते हैं, काफी ऊंचाई तक शंकुओं का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जब कभी भी मेघमा जो है इस प्रकार से निकल कर आता है, लावा बन जाता है बाहर आने पर, तो यह क्या करता है कि बहुत ऊंचाई पर जो है इस प्रकार से जम जम कर जो है क्या कर लेते हैं, बहुत ऊंचाई तक जो है शंकुओं का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रकार है लावा शंकु का, उसमें आता है क्षारीय लावा शंकु। जब ज्वालामुखी लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है तो वह होता है क्षारीय लावा, और उसकी वजह से जो निर्माण होता है वह होता है क्षारीय लावा शंकु, जिससे वह क्या होता है, हल्का और पतला होता है। पतला होगा तो वह क्या हो जाएगा, दूर तक फैलेगा, दूर तक फैलकर जो है ठंडा होने के कारण इस प्रकार के शंकु का निर्माण होता है। इसके कारण कम ऊंचाई व अधिक क्षेत्रीय विस्तार वाले ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। और क्षारीय जो लावा शंकु है इसको हम क्या कहते हैं, एको नाम है इसका शील्ड शंकु। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की इसकी स्थिति होती है यहाँ पर कि जब कभी भी जो उद्गार होता है, ठीक है, धरातल से जब मेघमा ऊपर आता है तो इसके उद्गार होने के फलस्वरूप क्या होता है, एक तो कम ऊंचाई के पर्वतों का निर्माण करते हैं, और यह क्या जाता है कि धरातल पर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से क्षारीय लावा फैलने की प्रकृति रखता है, क्योंकि वह पतला होता है। ठीक है, गाढ़ा लावा हमेशा एक के ऊपर एक जमकर पर्वतों का निर्माण करता है, परंतु जो क्षारीय लावा होता है पतला होने की वजह से क्या हो जाता है, पूरे धरातल पर फैल जाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, इस प्रकार के या तो मैदान निर्माण हो जाते हैं या फिर पठारों का उत्पत्ति वहां पर कर देते हैं। अब आगे आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट शिलाकृति को देखते हैं। आती है मिश्रित ज्वालामुखी शंकु। मिश्रित ज्वालामुखी शंकु का निर्माण किस प्रकार से होता है, यहां पर कि जब ज्वालामुखी उद्गार में अम्लीय व क्षारीय लावा के साथ साथ राख भी सम्मिलित हो जाती है, तब अत्यधिक विस्तृत सुडोल एवं ऊंचे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर मिश्रित ज्वालामुखी में अम्लीय लावा भी मौजूद होगा, क्षारीय लावा भी मौजूद होगा, उसमें राख, गैसेस, धूल सभी जो है उसमें मौजूद होंगे, विखंडित पदार्थ भी मौजूद होंगे। इसकी वजह से जो निर्माण होता है शंकु का, उसको हम कहते हैं मिश्रित ज्वालामुखी शंकु। जैसे कि यहाँ पर आप जब मिश्रित शंकु की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाता है कि बहुत सारे जो है अम्लीय, लावा, क्षारीय और विखंडित जो पदार्थों के मिलने की मौजूदगी होने की वजह से इसको कहते हैं हम मिश्रित शंकु। तो इसका एक और नाम आ जाता है परतदार। ठीक है, बहुत सारी जो है परतें होने की वजह से इसको हम कहते हैं एक और परतदार शंकु भी कहा जाता है। जैसे कि जो मिश्रित शंकु के उदाहरण है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, फिलीपींस का मेयोन ज्वालामुखी है, और अमेरिका का रेनियर हुड व शस्ता, ये सभी जो ज्वालामुखी है वह किस प्रकार के शंकु का निर्माण करते हैं, तो मिश्रित ज्वालामुखी शंकु का यहाँ पर निर्माण हुआ है। अब हम आगे बात कर लेते हैं परपोषित शंकु की। ठीक है, परपोषित शंकु का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो जब ज्वालामुखी शंकु के ढाल पर एक अन्य ज्वालामुखी शंकु निर्मित हो जाता है तो उसे परपोषित शंकु कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कभी भी लावा मेघमा जो होता है, ठीक है, वह निकास नलिका से जब निकल कर आता है तो वह क्या करता है, बहुत सारी नलिकाओं में यानी कि उप नलिकाओं के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, उसी एक ज्वालामुखी में क्या हो जाता है, अलग अलग भाग वाले अलग अलग नलियों के माध्यम से निकल आ जाता है, और इस प्रकार से क्या करता है, बहुत सारी उप नलिकाएं जो है एक ज्वालामुखी में बन जाती हैं। और जब बहुत सारी जो है उपनलिकाओं से निकलकर लावा जो है जमा हो जाता है तो वहां पर जो है अलग अलग शंकुओं का निर्माण हो जाता है। जब एक ही ज्वालामुखी में बहुत सारे शंकुओं का निर्माण हो जाता है तो उसे कहा जाता है परपोषित ज्वालामुखी शंकु। जैसे कि आप देखेंगे इसका उदाहरण जो माउंट शस्ता है यूएसए में, यह एक परपोषित शंकु प्रकृति का जो है ज्वालामुखी है। अब हम आगे देखें तो कुछ और स्थलाकृतियां बच जाती हैं, जैसे कि क्रेटर। सबसे पहले जब हम क्रेटर की बात करें, क्रेटर क्या होता है, तो ज्वालामुखी के जिस वाले छिद्र से लावा बाहर आता है उसे हम कहते हैं क्रेटर। ठीक है, ज्वालामुखी का जो ये वाला हिस्सा होता है ऊपर वाला, जहां से लावा जो है धरती पर बाहर निकलता है, उसको हम कहते हैं क्रेटर। अब जब कभी भी क्रेटर में
क्या हो जाता है कि इसका जो भाग होता है, ठीक, इसकी जो स्थलाकृति है इस प्रकार से, इसमें वर्षा होने के फलस्वरूप पानी जब भर जाता है तो यहाँ पर इसमें झील की उत्पत्ति हो जाती है, झील का निर्माण हो जाता है, क्योंकि जो क्रेटर होता है वह एक छिद्र हो जाता है, और जब वह क्या हो जाता है थोड़ा सा बंद प्रकृति का हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, वर्षा के कारण जो है जल भर जाता है, तो इसकी वजह से निर्माण होता है क्रेटर झील का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे महाराष्ट्र की लोनार झील है, ठीक है, लोनार झील है वह किस प्रकार का है, तो यह झील जो है वह एक क्रेटर झील है। क्यों है, क्योंकि जब जो ज्वालामुखी का क्रेटर भाग था वह क्या हो गया कि बहुत समय बाद जो है वह बंद हो गया, जैसे कि धूल, राख, मिट्टी इत्यादि जो है उसमें जमा होने की वजह से उसका जो भाग होता है, छिद्र होता है, वह बंद हो जाता है क्रेटर। इस वजह से उसमें क्या हो जाती है, फिर बाद में वर्षा होने के फलस्वरूप क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्रेटर झील। और इस प्रकार की जो झील है वह याद रखिएगा, लोनार झील का उदाहरण है। इसके बाद एक और आता है घोंसलेदार क्रेटर। जब कभी भी किसी एक ही ज्वालामुखी में, ठीक है, वहां पर बहुत सारे क्रेटरों की जो है उत्पत्ति हो जाती है अलग अलग, तो उसको कहा जाता है घोंसलेदार क्रेटर। जैसे कि जो माउंट टाल है फिलीपींस का ज्वालामुखी, उसमें 3 जो है छोटे छोटे क्रेटर जो है आपको मिलेंगे, तो उसे कहा जाता है घोंसलेदार क्रेटर। इसके बाद दूसरी जो आकृति है ज्वालामुखी से निर्मित होने वाली, वह है कोल्डेरा या काल्डेरा, ठीक है। तो काल्डेरा क्या है, जब कभी भी जो क्रेटर की ये आकृति है, ये वाली जो आकृति है जिसे हम छिद्र कहते हैं, जहां से जो लावा निकलता है, जब इसकी आकृति थोड़ी चौड़ी हो जाती है, ठीक है, जब इसका जो आकार है विस्तृत हो जाता है, तो इसे हम कहने लग जाते हैं कोल्डेरा या काल्डेरा, ठीक है। तो जब कभी भी क्रेटर का अगर आकार विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसे हम कहने लग जाते हैं काल्डेरा। जैसे कि जो ओशो क्रेटर है जापान का, यह एक काल्डेरा का उदाहरण हो जाता है। इसके बाद हम बात करें लावा डोट और ज्वालामुखी ग्रीवा की। लावा डोट कब लगता है, जब कभी भी जो लावा होता है वह निकास नलिका से जब ऊपर आता है, तो वह गाढ़ा या अम्लीय जो प्रकृति का होने की वजह से क्या हो जाता है, वह पूरी जो नली में, ठीक है, नली में जम जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या हो जाता है, ऊपर वाले भाग में एक डोट लग जाता है, ठीक है। जब धरातल पर लावा पहुंचता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक डोट का निर्माण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है वहां पर लावा डोट लगने की वजह से क्या हो जाता है, फिर लावा बाहर नहीं आ पाता है, तो वहां पर एक प्रकार से जो ढक्कन का यह कार्य करता है। तो लावा जब इस प्रकार से जम जाता है ऊपरी वाले हिस्से में, क्रेटर वाले हिस्से में, तो उसे हम कहते हैं लावा डोट। और जब वह यहाँ पर पूरे जो ये बीच वाला एरिया होता है निकास नलिका वाला, जिससे लावा बाहर आता है, इसमें जो लावा होता है वह जम जाता है, तो उसे कहा जाता है ज्वालामुखी ग्रीवा, ठीक है। तो लावा की जो जमने वाली एक पट्टी होती है ज्वालामुखी में, उसे कहा जाता है ज्वालामुखी ग्रीवा। अब दोनों प्रकार की जो स्थिति होती है, ठीक है, ज्वालामुखी जो डोट वाली स्थिति होती है, लावा डोट, और ज्वालामुखी ग्रीवा वाली, जब दोनों ही स्थिति किसी एक ज्वालामुखी में पाई जाती है, तो वहां पर उसे कहा जाता है डाइट्रेम, ठीक है, डाइट्रेम वाले कंडीशन, ठीक है। डाइट्रेम क्या मतलब हो जाता है कि जब ज्वालामुखी ग्रीवा भी उसमें मौजूद हो जाती है और लावा डोट का जो निर्माण भी किसी ज्वालामुखी में हो जाता है, तो उसे कहा जाता है डाइट्रेम ज्वालामुखी या डाइट्रेम की स्थलाकृति। इसके बाद यहाँ पर अगर हम डाइट्रेम की बात करें, तो इस प्रकार का जो उदाहरण है आपको, वह मिल जाएगा आपको मेक्सिको के ज्वालामुखी में, ठीक है। मेक्सिको में इस प्रकार के ज्वालामुखी आपको मिल जाएंगे डाइट्रेम वाली स्थिति में, ठीक है, जहां पर ज्वालामुखी ग्रिया भी उसमें मौजूद हो जाती है और लावा डोट भी हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ और अन्य जो आकृतियां हैं, स्थलाकृतियां, उसमें आती हैं लावा पठार। तो सबसे पहले अगर लावा पठार की बात करें, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो क्षारी लावा होता है उसकी जो प्रकृति होती है वह क्या होती है, क्षारी लावा तरल अवस्था में होता है, यानी कि वो थोड़ा गाढ़ा नहीं होता है, वह फैलता है। तरल अवस्था में ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वह हमारे धरातल पर फैल जाता है, और उसके जो है बार बार जो है फैलने के बाद जम जाता है ठंडा होने के फलस्वरूप। तो उसकी वजह से क्या होता है, पहले लावा मैदान का निर्माण होता है पतली पट्टी के रूप में, परंतु जब बहुत सारी जो है इस प्रकार से लावा जो है उसी के ऊपर जमना लग जाता है, तो एक मोटी परत जो है उसका निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लावा पठार, ठीक है। तो लावा के जमने के परिणाम स्वरूप लावा पठार का निर्माण होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लावा पठार के उदाहरण देखेंगे, तो जो भारत का दक्कन ट्रेप वाला इलाका है, ठीक है, इसके बाद अमेरिका का कोलंबिया, ठीक है, स्नेक पठार,
फिर ब्राजील का पराना पठार, दक्षिण अफ्रीका का जो ड्रेकेंसबर्ग पठार है, ये सभी जो पठार हैं वह किस प्रकार के हैं, तो लावा पठार के एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसकी उत्पत्ति किस वजह से होती है, तो क्षारीय लावे के फलस्वरूप होती है। इसके बाद आता है गीजर। गीजर क्या होते हैं, ये ऐसे स्रोत होते हैं जहां से निरंतर जो है गर्म जल धारा, ठीक है, गर्म जल निकलते रहते हैं, उसे कहा जाता है गीजर, ठीक है। तो ज्वालामुखी के कुछ इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहां से बहुत सारा जो है जो जल होता है वह क्या हो जाता है, वहां से गर्म जल जो है उसकी फुहारें जो है वह निकलती रहती हैं, तो उसको कहा जाता है गीजर, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने जो एग्जाम्पल है वह देख पाएंगे, यह है इमेज यूएसए में येलो स्टोन नेशनल पार्क ओल्ड फेथफुल गीजर की, ठीक है। यह एग्जाम्पल याद रखिएगा, यूएसए में जो येलो नेशनल पार्क है उसमें ओल्ड फेथफुल नामक जो गीजर है उसमें इसी प्रकार से ज्वालामुखी का जो मुख है उससे बहुत सारी जो है गर्म जलधारा निकलती रहती है, यानी कि जल वाष्प जो होती है वह निकलती रहती है निरंतर, तो उसे कहा जाता है गीजर, या इसे एक और नाम होता है उष्णोत्स, ठीक है। इसका एक और नाम याद रखिएगा, उष्णोत्स, ठीक है। तो इसे जो है गीजर कहा जाता है जहां से गर्म जलधारा वाष्प निकलती रहती है। इसके अलावा धुआंरे क्या होते हैं, तो यहां पर जब ज्वालामुखी होता है, ठीक है, वहां से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, तो उसमें जो ज्वालामुखी की यह अंतिम अवस्था मानी जाती है धुआंरे वाली, जिसमें सिर्फ गैसेस व धुआं या राख इत्यादि ही जो है निकलते रहते हैं। तो इस प्रकार से जब लास्ट कंडीशन होती है ज्वालामुखी, उसमें गैसेस और धुआं ही जो है निकलता रहता है, राख ही निकलती रहती है, तो उसके जो है जमा होने के फलस्वरूप वहां पर जो निर्माण होता है स्थलाकृति का वह होता है धुआंरे प्रकृति की। इसका जो एग्जाम्पल है, प्रमुख एग्जाम्पल वह हो जाता है अलास्का का कटमय पर्वत। अलास्का का जो कटमय पर्वत है इसको 1000 धुआरों की घाटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि धुआंरे क्या होता है, तो वहां पर सिर्फ गैसेस और धुआं ही निकलता है जहां पर ज्वालामुखी बिल्कुल विस्फोटित नहीं होता है। अब यहां पर हम आगे बढ़ जाते हैं और ज्वालामुखी का विश्व वितरण देख लेते हैं, यानी कि पूरे अर्थ पर किस प्रकार से ज्वालामुखी जो है फैले हुए हैं उसके बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पहला जो है वितरण देखें यहां पर, उसका नाम आता है परिप्रशांत मेखला पेटी। जिस प्रकार से भूकंपों का पूरा विश्व वितरण फैला हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ पेटियां दी गई हैं, लगभग पूरी जो है भूकंप के समान सेम ही होती हैं। तो फर्स्ट जो प्रकार है या फिर फर्स्ट वितरण की बात करें हम, तो यहाँ पर आती है परिप्रशांत मेखला पेटी। यह पेटी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में चिली के पास से स्टार्ट होता है। यहाँ पर अंटार्कटिका जो का माउंट इरेबस पर्वत है, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत, यहाँ से यह स्टार्ट होती हुई दक्षिण अमेरिका का जो चिली वाला हिस्सा है, ठीक है, वहां से गुजरती हुई एंडीज पर्वत श्रृंखला, फिर इसके बाद उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वत श्रृंखला होते हुए यह क्या जाती है अलास्का वाले क्षेत्र से होते हुए रूस, जापान, फिर इसके बाद फिलीपींस, इसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वाले इलाके में, फिर न्यूजीलैंड, फिर इस प्रकार से जाते हुए यह आगे जो है मध्य महाद्वीपीय जो पेटी है ज्वालामुखी उसमें जाकर मिल जाती है, ठीक। तो यहाँ पर यह पूरी जो है पेटी फैली हुई है और इसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रशांत महासागर का अग्निवलय इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहां पर समझिएगा कि पूरी जो अर्थ के ज्वालामुखी हैं, जितने भी अर्थ पर हमारे ज्वालामुखी हैं उसका 2/3, ठीक है, 2/3 ज्वालामुखी जो है इसी क्षेत्र में मौजूद है, जिसे परिप्रशांत मेखला में हमने बांटा है। तो इसी परिप्रशांत मेखला पेटी में ही पूरे अर्थ के 2/3 ज्वालामुखी जो है मौजूद हैं और इसी के प्लेटों के किनारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है ज्वालामुखी आते हैं और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ वलय यानी कि अग्नि, रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि वलय, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। अब यहाँ पर यह जो आने का रीजन है वह क्या है, तो जो प्लेट टेक्टोनिक वाली गतिविधियां हैं उसमें विनाशात्मक प्लेट किनारे की वजह से इस पूरे एरिया में, रीजन में, प्रशांत महासागर वाले एरिया में यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं, क्योंकि जो विनाशात्मक प्लेट किनारा है उसमें लगभग 80%, ठीक है, पूरे अर्थ पर जो ज्वालामुखी आते हैं उसका 80% जो है विनाशात्मक प्लेट किनारों के ही पास आते हैं। और यह जो
पूरा एरिया है परिप्रशांत मेखला वाला, यह भी जो है विनाशात्मक प्लेट किनारे के यहाँ पर ही अवस्थित है, क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिकी प्लेट, एशियन प्लेट और जो प्रशांत महासागर की प्लेट है वह जो है आपस में टकरा रही है। ठीक है, इसी टकराव के फलस्वरूप ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड जो है ज्वालामुखी का विश्व वितरण में पेटी की, वह आती है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ठीक है, जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है वह आपको मिलेगी आइसलैंड के पर्वत से लेकर स्पेन और फिलीपींस के पास उत्तरी प्रशांत महासागर से यह मिल जाती है। यहाँ पर आप जब आप यह जो मध्य महाद्वीपीय पेटी वाला हिस्सा देखेंगे येलो कलर में, यहाँ पर एक शाखा तो इसमें अफ्रीका के जो पूर्वी महान ब्रज घाटी है यहाँ पर, इसमें जो है इसकी वजह से ज्वालामुखी आते हैं, और दूसरी जो शाखा है मध्य महाद्वीपीय पेटी की वह उसमें आइसलैंड का जो है ये पूर्वी इलाका है, जिसमें स्पेन और इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आपके काकेशियस पर्वत, फिर हिमालय इत्यादि जो है होते हुए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जो पूरा ये रीजन है। ठीक है, यहाँ पर येलो वाला जो रीजन दिख रहा है इसमें आपको मध्य महाद्वीपीय पेटी वाले भूकंप आते हैं। तो लगभग यहाँ पर 20% ही जो है 20% जो है भूकंप आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये मान के चलिएगा कि यह जो वाला रीजन है मध्य महाद्वीपीय पेटी वाला रीजन, यह भी जो है विनाशात्मक प्लेट किनारों के समीप होने की वजह से ही यहाँ पर भूकंप, यहाँ पर जो ज्वालामुखी है उनकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद थर्ड जो विश्व वितरण है उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर कि तीसरा जो वितरण है उसमें आता है, उसका नाम अटलांटिक पेटी, इसे कहा जाता है मध्य अटलांटिक पेटी या फिर मध्य अटलांटिक कटक भी कहा जाता है। ठीक है, यह जो पेटी है पूरी ज्वालामुखी की, यह मिलेगी आपको आइसलैंड से। ठीक है, आइसलैंड यहाँ नॉर्थ वाले इलाके में मिलेगा, आर्कटिक महासागर के समीप, यहाँ से लेकर अंटार्कटिका तक जो है यह फैली हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा जो रीजन है ये अटलांटिक महासागर वाला, इस पूरे रीजन में जो भूकंप आते हैं वह कौन सी पेटी में मौजूद हैं, तो अटलांटिक पेटी में मौजूद है। आइसलैंड से जो है लेकर अंटार्कटिक तक ये फैले हुए, परंतु इसमें बहुत सारे जैसे कि एजोर्स द्वीप हो गए, या फिर आइसलैंड वाला एरिया हो गया, फिर इसके बाद सेंट हेलेना वाला द्वीप हो गया, इस सारे रीजन में जैसे कि, तो यहाँ पर जो है पूरा जो एरिया है अटलांटिक महासागर वाला, इसमें जो सारे भूकंप आते हैं वह किस में आते हैं, मध्य अटलांटिक पेटी में। परंतु यहाँ पर जो आने का रीजन है वह याद रखिएगा कि यह जो पूरा एरिया है वह किस प्रकार से है, तो रचनात्मक प्लेट किनारों के समीप होने की वजह से। ठीक है, यहाँ पर दोनों जो प्लेटें हैं, अमेरिकी प्लेट इस साइड जा रही हैं और जो एशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, वह जो है पूर्व की ओर जा रही है। तो प्लेटों के अपोजिट डायरेक्शन में गति करने की वजह से इस एरिया में रीजन में ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप हेलाफिला जो आइसलैंड में ज्वालामुखी है वह इस पेटी में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अजोर्स द्वीप जो अटलांटिक महासागर में यह ज्वालामुखी मिल जाएंगे। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर हमारे वीडियो के एंड पर, और यहाँ पर जो मैंने सारी जो है ज्वालामुखी संबंधित जो जानकारी थी वह मैंने आपको बता दी है। अगर आपको जो है मेरी क्लास अच्छी लगी है, समझ में आपको पूरा टॉपिक आ रहा है, तो आप जो है मुझे प्रतिक्रिया देना ना भूलें। अगर जो है आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी जो साइट pschedda.com को विजिट कर सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है pschedda नाम के से वह भी जो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सभी से अलविदा करता हूँ।